अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम अपने अगले टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है हमारे पास कपल। सही है। तो कपल जो है वो दरअसल हमारे पास नाम से ही ज़ाहिर है कि भाई कोई दो चीज़ें होंगी, क्योंकि कपल जोड़ी को कहते हैं। तो यहाँ पर दरअसल हमारे पास फोर्सेस की जोड़ी होती है। अगर आप यहाँ इस हैंडल को गौर से देखें तो इस हैंडल पर जब इस स्टेयरिंग को हमें घुमाना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है। जैसे लेट सपोज़ अगर इसको मुझे क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है, इस हैंडल को इस तरफ रोटेट करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक हाथ से फोर्स नीचे की जानिब लगानी पड़ेगी और एक हाथ से फोर्स ऊपर की जानिब लगानी पड़ेगी। सही है। तो यही पेयर ऑफ फोर्स जो है ये दरअसल कपल कहलाता है। तो ये पेयर ऑफ फोर्सेज है, इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, कपल कहते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात कि भाई ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। जब ऑपोजिट इन डायरेक्शन फोर्सेस हों, ऐसी दो फोर्सेस जिनका डायरेक्शन ऑपोजिट हो, यानी एक फोर्स ऊपर की जानिब अगर अप्लाई हो रही है तो दूसरी फोर्स नीचे की जानिब, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस अगर हो तो इसको हम कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो एक तो ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। दूसरा, ये फोर्सेस आपस में मैग्नीट्यूड इनका सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड फोर्सेस का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जितना फोर्स का मैग्नीट्यूड ये होगा उतनी ही फोर्स की मैग्नीट्यूड ये भी होगी, बस डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, ऑपोजिट होगी। ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन कपल के लिए ये है कि भाई दोनों फोर्सेस सेम लाइन पर एक्ट नहीं करेंगी, दोनों फोर्सेस सेम लाइन पर अप्लाई नहीं होंगी। अब अगर आप ये देखें, ये एक अलग लाइन है और ये एक अलग लाइन है, तो इन दोनों अलग अलग लाइन होने की वजह से ही ये कपल बन पा रहा है। क्योंकि कपल में हमें क्या कहते हैं कि भाई नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। सही है। इसका मतलब ऐसा है कि भाई जैसे मान लो ये एक लाइन है, सही है, अगर एक फोर्स इस जानिब लग रही है और एक फोर्स इसी लाइन पर नीचे की जानिब लग रही है, तो ये कपल क्रिएट नहीं करेंगी। ये वही एग्जांपल आ जाएंगी कि जैसे कि हमारे पास पंखे की मिसाल थी जिसमें एक फोर्स नीचे की तरफ वेट था और दूसरा फोर्स ऊपर की तरफ टेंशन था, लेकिन ये दोनों कपल क्रिएट नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये दोनों ऑपोजिट इन डायरेक्शन भी हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन कपल क्रिएट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सेम लाइन पर एक्ट कर रहे हैं। तो कपल क्रिएट करने के लिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी डिफरेंट होना चाहिए। सही है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी अलग होना चाहिए। तो कपल की डेफिनेशन को अगर देखा जाए तो टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फॉर्म अ कपल। सही है। ये मिसाल आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं साइकिल में, कि भाई साइकिल में जब ये बच्चा पैडल घुमाएगा तो एक पैडल के ऊपर फोर्स नीचे की जानिब लगाएगा तो दूसरे पैडल पर फोर्स ऊपर की जानिब लगेगी। सही है। जिसकी वजह से इस पैडल में क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और ये टॉर्क प्रोड्यूस होगा किसमें, इसकी ये जो गरारी होती है, सही है, टूथ व्हील इसको कहा जाता है। ये लिखा हुआ है टूथ व्हील, टूथ व्हील यानी गरारी। तो इस गरारी में क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और ये टॉर्क प्रोड्यूस करके पीछे रेयर व्हील यानी पीछे वाले व्हील को रोटेट करवाएगा, जिससे साइकिल आगे की तरफ मूव करेगा। सही है। अच्छा, यहाँ पर भी आपको यही बताया गया कि भाई ये जो कार का स्टेयरिंग है इसके बारे में आपको बताया गया है। उसके अलावा द पेयर ऑफ फोर्सेस विल कॉजेज इट टू रोटेट, यानी ये जो पेयर ऑफ फोर्स है ये स्टेयरिंग को क्या करवा देगा, रोटेट करवाएगा। सही है। अच्छा, किसी भी कपल को फॉर्म करने के लिए यहाँ पर इसकी ये कंडीशन लिखी गई है कि भाई फोर्सेस का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होना चाहिए, फोर्सेस पैरेलल होने चाहिए लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होने चाहिए, और फोर्सेस सेपरेट हुए चाहिए एक डिस्टेंस के थ्रू, यानी एक सेम लाइन पर एक्ट ना कर रहे हो, यानी दोनों फोर्सेस के दरमियान कुछ ना कुछ डिस्टेंस मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि भाई दोनों फोर्सेस एक डिस्टेंस के थ्रू अलग किए गए हैं। इस डिस्टेंस को मान लो मैंने डी नाम दे दिया, तो ये दोनों फोर्सेस डी डिस्टेंस के थ्रू एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं। सही है। अच्छा, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ और मूवमेंट ऑफ अ कपल इज़ नॉन एज इट्स टॉर्क, यानी कपल की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है या कपल की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस, मूवमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होता है, उसको हम क्या कहते हैं कि भाई ये कपल का क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। कपल की वजह से प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। भाई मान लो ये एक रॉड है, सही है, इस रॉड के इस पॉइंट को मैंने ओ नाम दे दिया, सही है, इस पॉइंट को मैंने पी नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने क्यू नाम दे दिया। सही है। अच्छा,
मान लो ये ओ पॉइंट जो है ये हमारे पास पिवट पॉइंट है, सही है। अच्छा, यहाँ पर पी पॉइंट पर एक फोर्स अप्लाई हो रही है जो कि ऊपर की जानिब है, क्यू पॉइंट पर जो फोर्स लग रही है वो नीचे की जानिब है। ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट इन डायरेक्शन है बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, सही है। अच्छा, अब फोर्स एफ की वजह से प्रोड्यूस सॉरी ये वाली फोर्स है, ये जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, इसकी वजह से भी एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और ये जो फोर्स लग रही है इसी की वजह से भी एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, सही है। इसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क को अगर मैं टाउ 1 कह दूं और इसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क को मैं टाउ 2 कह दूं, तो दोनों की वजह से प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क जो होगा वो मिल के किस चीज़ का टॉर्क देगा, हमें कपल का टॉर्क देगा। तो अगर मैं लिखूं टॉर्क ऑफ कपल, ये किसके बराबर होगा, दोनों टॉर्क के सम के बराबर होगा, यानी इसमें दोनों टॉर्क्स को ऐड किया जाएगा। अच्छा, दोनों टॉर्क को ऐड क्यों किया जाएगा ये देख लो, क्योंकि अगर आप यहाँ देखो ये टॉर्क 1 जो है ये एक क्लॉकवाइज टॉर्क है क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, सही है। और ये जो है ये टॉर्क 2 ये भी एक क्लॉकवाइज टॉर्क ही है क्योंकि इसकी वजह से ये रॉड इस तरह से रोटेट करेगा टॉर्क 2 की वजह से, और टॉर्क 1 की वजह से जो ये रॉड है ये इस तरह से रोटेट करेगा। दोनों ही सूरतों में हम देख सकते हैं ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो दोनों टॉर्क्स किस तरह के होंगे, क्लॉकवाइज टॉर्क होंगे। अब दोनों टॉर्क सेम नेचर के हैं तो इसी वजह से इनको क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा टॉर्क 1 और टॉर्क 2 को, तो नेट टॉर्क निकालने के लिए। अगर ये दोनों ऑपोजिट होते, यानी ये वाला टॉर्क क्लॉकवाइज होता, ये वाला टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होता, तो फिर इनका टोटल निकालने के लिए हम इसको ऐड नहीं करते, इसको सब्ट्रैक्ट करते, सही है, क्योंकि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पर डिपेंडेंट है जैसे फोर्स डिपेंडेंट था। अच्छा, टॉर्क 1 जो है वो किस तरह से आएगा, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म करके। अब इसका जो फोर्स है वो तो एफ ही है, लेकिन जो मोमेंट आर्म है इसका वो क्या है, ओ से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस, यानी ओ से लेकर क्यू तक का जो डिस्टेंस है ये दरअसल क्या है, इस वाली फोर्स का मोमेंट आर्म, और ओ से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है ये इस फोर्स का मोमेंट आर्म है, सही है। तो इस फोर्स का अगर हमें टॉर्क निकालना है यानी टाउ 1 निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके मोमेंट आर्म से, और इस एफ का मोमेंट आर्म क्या है, ओ क्यू, सही है, ओ क्यू इसका मोमेंट आर्म आ गया। और इसी तरह से मुझे प्लस कराना पड़ेगा टॉर्क नंबर 2 को, और वो टॉर्क नंबर 2 किससे प्रोड्यूस होगा, इस फोर्स से, और मोमेंट आर्म इस बार क्या होगा, ओ पी। तो फोर्स तो वही सेम ही है, इसी वजह से फोर्स की जगह एफ ही रहेगा, लेकिन मोमेंट आर्म चेंज होके ओ पी हो गया, सही है। अच्छा, अब हम करेंगे क्या, अब हम देखेंगे कि भाई इन दोनों में से कॉमन क्या निकल सकता है, तो इन दोनों में से निकल सकता है कॉमन एफ, और बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास ओ क्यू प्लस ओ पी, सही है। तो ओ क्यू प्लस ओ पी का मतलब क्या है कि भाई ये पूरे रॉड की लेंथ लेनी है आपने। ओ क्यू प्लस ओ पी का मतलब क्या है कि भाई इस एक पॉइंट के फोर्स से लेकर दूसरे पॉइंट के फोर्स तक का डिस्टेंस मिला लो। तो इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के फोर्स के डिस्टेंस को अगर मैं डी कह दूं तो ये हमारे पास ओ क्यू प्लस ओ पी किसके बराबर आ जाएगा, डी के बराबर आ जाएगा, जिससे हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ मल्टीप्लाइड बाय डी, सही है। अब यहाँ पर ये d क्या है, ये d जो है दरअसल एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों फोर्सेस के दरमियान का। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, ये इस फोर्स के साथ कैसे है, 90 डिग्री के एंगल पर। तो ये जो डेरिवेशन है ये हमने कर ली, इस तरह से की कि भाई दोनों फोर्सेस के टॉर्क को ऐड किया, सही है। अब चूंकि दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर थे तो एक ही एफ लिखा, ना F1 लिखा ना F2 लिखा, सिर्फ एफ क्यों लिखा है, क्योंकि सेम फोर्सेस, अगर अलग अलग होती तो फिर F1 और F2 करना पड़ता हमें। यहाँ से F कॉमन आ गया तो बचा क्या, OP प्लस OQ, और OP प्लस OQ को हमने मिलाकर क्या नाम दिया, D नाम दिया, जिसको हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया फिर इसके साथ। तो टॉर्क किसके बराबर हो गया, वन ऑफ द फोर्सेज मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेज। क्लियर है। अच्छा, इस क्वेश्चन में देख लो, राइट 3 नेसेसरी कंडीशंस फॉर 2 फोर्सेस टू फॉर्म अ कपल, कि भाई कोई दो फोर्सेस कपल क्रिएट करे तो उसके लिए 3 नेसेसरी कंडीशंस लिखो। तो सबसे पहला, फोर्सेस शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दूसरा फोर्सेस शुड बी पैरेलल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तीसरा द फोर्सेस शुड बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, यानी कोई डिस्टेंस d से उन दोनों को सेपरेट हुआ होना चाहिए। अच्छा, इस दूसरे क्वेश्चन को देखो, अगर दो फोर्सेस है 5 न्यूटन की, ईच फॉर्म अ कपल, यानी दोनों ही क्या कर रहे हैं, कपल फॉर्म कर रहे हैं,
और जो इनके दरमियान का जो मूवमेंट आर्म है एंड द मूवमेंट आर्म इज 0.5 मीटर, देन व्हाट विल बी टॉर्क ऑफ द कपल, कि भाई कपल का टॉर्क कितना होगा। सही है, तो यहाँ पर अगर आप गौर करो, ये आपको मूवमेंट आर्म दिया गया है, ये क्या दिया गया है, मूवमेंट आर्म दिया गया है। मूवमेंट आर्म देने का मतलब ये है कि भाई अगर आप इसको एक रॉड कंसिडर कर लो, अगर आप इसको एक रॉड कंसिडर कर लो, तो 5 न्यूटन की फोर्स यहाँ पर भी लग रही है, 5 न्यूटन की फोर्स यहाँ पर भी लग रही है। सही है, और ये अगर हमारा मिड पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये कह रहे हैं कि भाई 0.5 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या है, 0.5 मीटर है। सही है, तो ये जो मूवमेंट आर्म दिया गया है ना, ये दरअसल ये डिस्टेंस दिया गया है आपको, ना कि टोटल डिस्टेंस दिया गया है। अब हमें पता है भाई हमें टोटल डिस्टेंस रखना है, तो ये दोनों डिस्टेंस मिलाकर हमारे पास बन जाएगा 1 मीटर। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई दोनों फोर्सेस के दरमियान का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। तो अब कपल की वजह से प्रोड्यूस होने वाला जो टॉर्क है वो किसके बराबर आएगा, टॉर्क वन ऑफ द फोर्सेस, दोनों ही फोर्सेस सेम है तो कोई एक रख लो, और जो इन दोनों फोर्सेस के दरमियान का डिस्टेंस है वो रख लो। तो ये आ जाएगा हमारे पास फोर्स 5 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय डी जो है वो हमारे पास 1 मीटर। सही है, और ये बन जाएगा 5 न्यूटन मीटर का टॉर्क। क्लियर है, तो यहाँ पर ये 0.5 जो है ये मूवमेंट आर्म है, न कि डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस है। सही है, तो इसी वजह से इन दोनों मूवमेंट आर्म को प्लस करके फिर हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस आएगा। सही है, अच्छा नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं कि भाई जब बॉडी के पास कोई एक्सेलरेशन ना हो, जब बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो, ज़ीरो हो जाए, तो हम कहते हैं कि भाई बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है। सही है, अच्छा अब एक्सेलरेशन दो टाइप की होती है हमारे पास, एक होता है लीनियर एक्सेलरेशन और एक होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। सही है, लीनियर एक्सेलरेशन दरअसल हमारे पास जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है या ट्रांसलेटरी मोशन करती है, तो हम कहते हैं इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो लीनियर एक्सेलरेशन होता है, उसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर बॉडी रोटेटरी मोशन परफॉर्म करती है, बॉडी कौन सी मोशन परफॉर्म करती है, रोटेटरी मोशन, या इसी को स्पिन मोशन भी कहते हैं, तो इधर इस टाइम पर जो इसके पास एक्सेलरेशन होता है वो एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है, जिसको हम एल्फा कहते हैं। सही है, अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन आपके सिलेबस का टॉपिक नहीं है, आप फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ोगे। तो अगर स्ट्रेट जाती हुई बॉडी है, स्ट्रेट मूव करती हुई बॉडी है, तो उसके पास लीनियर एक्सेलरेशन होगा, घूमती हुई बॉडी है तो उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। अगर लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर बॉडी के पास लीनियर एक्सेलरेशन है तो वो ज़ीरो हो, या बॉडी के पास एंगुलर एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो हो, या किसी बॉडी के पास अगर दोनों हैं तो दोनों ही ज़ीरो हो। सही है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है। किस में है, इक्विलिब्रियम में। सही है, अब एक्सेलरेशन ज़ीरो होने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ज़ीरो होने का मतलब ये होता है कि भाई बॉडी की जो स्पीड है, बॉडी की स्पीड वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, यानी बॉडी की स्पीड चेंज नहीं होती। अब बॉडी की स्पीड दो सूरतों में चेंज नहीं हो सकती, एक तो अगर बॉडी रेस्ट में हो, सही है, तो बॉडी की स्पीड हम क्या कहेंगे कि भाई ज़ीरो है, रेस्ट में अगर बॉडी है तो बॉडी की स्पीड क्या रहेगी, ज़ीरो। अब बॉडी रेस्ट में ही है तो ज़ीरो स्पीड चेंज ही नहीं हो रही, तो ज़ीरो स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो जब स्पीड चेंज नहीं हो रही तो हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो जब बॉडी रेस्ट में होती है तब भी बॉडी का एक्सेलरेशन क्या रहता है, ज़ीरो रहता है। हाँ, बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में होते हुए बॉडी का एक्सेलरेशन ज़ीरो कब हो सकता है कि भाई जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब अगर 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो ना ही उसकी स्पीड 5 मीटर से पर सेकंड से बढ़नी चाहिए, ना ही उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से कम होनी चाहिए, तब जाकर बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। सही है, तो मूविंग बॉडी का एक्सेलरेशन ज़ीरो कब होता है, जब उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, और रेस्ट में जो बॉडी है उसका एक्सेलरेशन तो वैसे ही ज़ीरो है क्योंकि उसकी स्पीड ही ज़ीरो है और वो चेंज नहीं हो रही। सही है, अच्छा, तो इसी वजह से ये रेस्ट और मोशन की वजह से हमारे पास इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स आ जाती है, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कौन सा होता है कि भाई जब बॉडी रेस्ट में हो, जब बॉडी किस में हो, स्टेट ऑफ रेस्ट में हो, तो हम कहते हैं कि भाई ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। जैसे आप इस पर्दे को देख सकते हो, पोचा जो है ये जो लटका हुआ है ये किस में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। सही है, क्योंकि ये रेस्ट में है। अच्छा, उसके बाद अगर आप यहाँ नीचे देखो डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम मूविंग ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और मूविंग ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में कब आ सकता है, जब उसका एक्सेलरेशन या चाहे लीनियर हो चाहे एंगुलर हो,
दोनों ही एक्सेलरेशन जब इसके पास नहीं होंगे, डज नॉट पोजेस मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो होंगे, तब ये किस में कहलाएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। इसकी एग्जांपल आपको ये पैराट्रूपर नज़र आ सकता है कि भाई पैराट्रूपर जब हेलीकॉप्टर से जंप करता है तो नीचे आते वक्त उसकी स्पीड क्या हो रही होती है, इंक्रीज़ हो रही होती है। नीचे आते वक्त स्पीड क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, क्योंकि उस पर एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। कहने का मकसद ये है कि भाई उसकी स्पीड हर सेकेंड 9.8 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज़ हो रही होती है जब ये पैराट्रूपर जंप करता है। लेकिन जैसे ये अपना पैराशूट ओपन करता है तो इसके ऊपर नीचे लगने वाली फोर्स, यानी इसके ऊपर जो नीचे फोर्स लग रही थी जिसकी वजह से इसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकेंड बार बार इंक्रीज़ हो रही थी, उसी फोर्स को ये पैराशूट बैलेंस कर देता है। यानी कहने का मकसद ये कि भाई इस बंदे के ऊपर वेट के फोर्स की वजह से नीचे की जानिब फोर्स लग रहा था, और ये जो नीचे की जानिब जो फोर्स लग रहा था उसको बैलेंस किया किसने, पैराशूट ने। पैराशूट ने कैसे बैलेंस किया, अगर आप इस पैराशूट को देखो, ये पैराशूट इतना बड़ा जो है, इसके ऊपर क्या होता है, एयर की फोर्स लगती है। एयर इसके ऊपर की जानिब फोर्स लगाती है, तो जितनी फोर्स इस पर नीचे की जानिब लग रही होती है उतनी ही फोर्स इस पर किस जानिब लगती है, ऊपर की जानिब लगती है, और इसी वजह से ये आराम आराम से टहलता टहलता नीचे आता है। आराम आराम से नीचे क्यों आता है, क्योंकि इसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। अब इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही होती, यानी अगर मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, सही है, तो ये पूरा ज़मीन तक पहुंचते वक्त तक इसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। कब, जब ये पैराशूट खुल जाएगा। अगर तो पैराशूट नहीं खोला तो फिर सिर्फ नीचे की जानिब ही फोर्स अप्लाई हो रही होगी इस पर, ऊपर की जानिब कोई फोर्स नहीं होगी, तो इसकी स्पीड लगातार इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर है। तो ये हमारे पास एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल आ गई। उसके बाद अगर आप देखो कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, तो हमारे पास किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए उसके ऊपर दो कंडीशंस अप्लाई होते हैं। हमारे पास दो कंडीशंस होते हैं इक्विलिब्रियम के, कि भाई अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसको ये दो कंडीशन लाजमी सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, तभी हम कहेंगे कि भाई बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है। सही है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम हमें ये कहता है कि भाई बॉडी पर लगने वाली जितनी भी फोर्सेज हैं, यानी बॉडी पर मान लो n नंबर ऑफ फोर्सेज लग रही हैं। n नंबर ऑफ फोर्सेज मतलब कितनी भी फोर्सेज हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, लेकिन उन सब फोर्सेस का जब आप सम निकालो, यानी उन सारी फोर्सेस को जब आप ऐड करो, तो ऐड करने के बाद उन सारी फोर्सेस का सम ज़ीरो आ जाए, यानी n नंबर ऑफ फोर्सेस को जब आपने सम किया तो इन सब का सम ज़ीरो आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई बॉडी जो है किस में है, इक्विलिब्रियम में है। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है कि भाई बॉडी पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम अगर ज़ीरो है तो हम क्या कहेंगे, बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई बॉडी पर लगने वाली जो नेट फोर्स है अगर वो ज़ीरो है, नेट फोर्स यानी टोटल फोर्स वो ज़ीरो है या रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो है, तो हम क्या कहेंगे, बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है। इसी को आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई जैसे मैंने आपको पैराट्रूपर की एग्जांपल में बताया, तो पैराट्रूपर पर जब सिर्फ नीचे की जाने फोर्स लग रही थी तो हमने कहा था ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन था कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जैसे ही इसने पैराशूट ओपन किया तो उतनी ही फोर्स इसके ऊपर की जानिब भी लग रही थी इस पैराट्रूपर के ऊपर, तो उसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। एक्सेलरेशन क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, स्पीड का इंक्रीज़ होना बंद हो गया। तो स्पीड का इंक्रीज होना बंद क्यों हुआ, क्योंकि इस फोर्स को बैलेंस कर दिया, ये नीचे वाली फोर्स को ऊपर वाली फोर्स ने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। सही है। अब यहाँ पर अगर आप देखो ये दोनों ही फोर्सेस ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, और अगर मैग्नीट्यूड में सेम हो ये दोनों फोर्सेस, मैग्नीट्यूड यानी इनका नंबर सेम हो, यानी ऊपर वाली फोर्स भी 5 न्यूटन हो, नीचे वाली फोर्स भी 5 न्यूटन हो, तो इन दोनों को सम करने के बाद चूंकि ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन है तो इन दोनों का सम क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। क्यों, क्योंकि अगर एक 5 न्यूटन है तो दूसरा क्या कहलाएगा, -5 न्यूटन। मैंने आपको क्या बताया था, माइनस क्या बताता है हमें यहाँ पर, डायरेक्शन बताता है, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर कोई चीज़ बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो एक को अगर आप पॉजिटिव साइन के साथ ले रहे हो तो दूसरे को आपको नेगेटिव साइन के साथ लेना पड़ेगा, और यहाँ पर ये प्लस माइनस होकर 5 - 5 0 आ जाएगा। सही है। अच्छा, तो ये तो हो गई हमारे पास पहली कंडीशन। अच्छा, उसके अलावा अगर आपको कह रहे हैं कि भाई फोर्स एक्स और वाई कंपोनेंट्स में है, यानी फोर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट भी बन रहे हैं, तो आपने क्या करना होगा कि भाई तमाम एक्स एक्सिस में लगने वाली फोर्सेस, यानी मतलब फोर्स अगर दो डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस में भी है, सही है,
एक्स वाई प्लेन के अंदर इस तरह से, तो एक्स वाई प्लेन के अंदर हो तो हमें पता है भाई फोर्स के दो कंपोनेंट बन जाते हैं, एक होता है उसका एक्स कंपोनेंट और एक होता है उसका वाई कंपोनेंट, सही है। तो फिर इस तरह से अगर दो कंपोनेंट्स बन जाए फोर्स के तो हम क्या कहेंगे कि भाई एक्स एक्सिस में जितनी भी फोर्सेज हैं उन तमाम का सम अगर जीरो आ रहा है, यानी F1x प्लस F2x, यानी दूसरी फोर्स का एक्स कंपोनेंट, तीसरी फोर्स का एक्स कंपोनेंट, चौथी फोर्स का एक्स कंपोनेंट, ये सारे मिलके अगर हमें ज़ीरो दे रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इसी तरह से वाई एक्सिस में लगने वाली तमाम फोर्सेस का भी सम क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर एक्स एक्सिस में तमाम लगने वाली फोर्सेस का सम ज़ीरो है, वाई एक्सिस में तमाम लगने वाली फोर्सेस का सम ज़ीरो है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, मतलब फिर क्या कहलाई जाएगी, कंडीशन इक्विलिब्रियम कहलाई जाएगी, सही है। तो ये साइन हमारे पास दरअसल समीशन का होता है, सिग्मा भी कहते हैं इसको। समीशन का मतलब होता है कि भाई इसको सम करना है, सही है। अच्छा, अ बास्केट ऑफ एप्पल रेस्टिंग ऑन द टेबल और अ क्लॉक हैंगिंग ऑन द वॉल आर एट रेस्ट एंड हैंस सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, सही है। कि भाई एक बास्केट है, उसके अंदर एप्पल रखा हुआ है, यानी मान लो ये बास्केट है, इसके अंदर इस तरह से एप्पल रखा हुआ है और ये रेस्ट में है, तो मतलब ये किस में, इक्विलिब्रियम में है। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करता है। कैसे, इस तरह से कि भाई इसके ऊपर नीचे की जानिब एक वेट की फोर्स लग रही है, तो ऊपर की जानिब बाल्टी की तरफ से एक रिएक्शनल फोर्स लग रहा है। अब ये दोनों फोर्सेस किस डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस में है। तो हमने क्या पढ़ा कि भाई वाई एक्सिस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का अगर सम ज़ीरो आ रहा है तभी ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो मतलब क्या है कि भाई W और R को प्लस करने से यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, यानी वेट और रिएक्शनल फोर्स को सम करने से आंसर क्या आएगा, ज़ीरो, तभी ये इक्विलिब्रियम में, सही है। इसी तरह से हैंगिंग वॉल के भी यही एग्जाम्पल, यही मिसाल है, पैराट्रूपर की भी यही मिसाल है, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। देखो भाई सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम हमारे पास इसी वजह से ज़रूरी हुई कि भाई अगर फोर्सेस इस तरह से हैं कि भाई सेम लाइन पर एक्ट कर रही है, तब तो फोर्सेस के सम से ज़ीरो आने से हमें इक्विलिब्रियम का पता चल सकता है। लेकिन अगर फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो जाए, सही है, मान लो F2 यहाँ पर हो और F1 यहाँ पर हो, तब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। ये बॉडी क्या करना शुरू कर देगी, रोटेट करना शुरू कर देगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक कपल की फॉर्मेशन हो जाएगी, सही है। तो इसी वजह से हमारे पास दूसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को लाना लाजमी हो गया कि भाई अगर कहीं फोर्सेस सेम लाइन पर एक्ट नहीं कर रही, इस तरह से सेम लाइन पर एक्ट नहीं कर रही, इस तरह से एक्ट कर रही है, तो उसकी वजह से फिर हमें दूसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को भी देखना पड़ेगा। अब दूसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है कि भाई यहाँ पर F1 क्या करेगा, यहाँ पर F1 हमारे पास इस तरह से क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करवाएगा और F2 क्या करेगा, हमारे पास इस तरह से क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करवाएगा, सही है। तो इसकी वजह से ये बॉडी क्या करना शुरू कर देगी, रोटेट करना शुरू कर देगी। अच्छा, हमारे पास किसी भी बॉडी के अंदर दो टाइप की, अच्छा लेट सपोज अगर मान लो ये बॉडी इसको इस तरफ मूव करवाए, ये फोर्स इसको इस तरफ मूव करवाने लग जाए, तो ये इसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा ये क्या कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कहलाएगा, सही है। अच्छा, अगर बॉडी पर लगने वाली टॉर्क्स का, यानी तमाम लगने वाली टॉर्क का सम ज़ीरो आए, तमाम लगने वाली टॉर्क का सम ज़ीरो मतलब क्या है कि भाई बॉडी पर लगने वाली जितनी भी क्लॉकवाइज टॉर्क्स हैं, यानी क्लॉकवाइज में जितनी टॉर्क लग रही हैं और एंटी क्लॉकवाइज में जितनी टॉर्क लग रही हैं, अगर ये दोनों का सम क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है, सही है। तो तमाम लगने वाली क्लॉकवाइज टॉर्क और तमाम लगने वाली एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का सम अगर ज़ीरो आ जाता है तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा कि बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में। इसकी सबसे बढ़िया एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो, जो हमने सीसॉ के झूले में देखी थी। सीसॉ के झूले में अगर हम यहाँ पर देखें, कहाँ चला गया, ये रहा, हमने यहाँ पर देखा था कि भाई इस फ़हीम की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, सही है, और ये जो फातिमा की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो क्लॉकवाइज है। तो अगर ये दोनों टॉर्क आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये सीसॉ झूला या ये दोनों आपस में किस में है, इक्विलिब्रियम में है। किस में है, इक्विलिब्रियम में है। कब, जब ये दोनों का प्रोड्यूस करने वाला टॉर्क क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, दोनों की तरफ से प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क का सम ज़ीरो आ जाए, तो टोटल सम करने पर, तो हम क्या कहेंगे, ये किस में है, इक्विलिब्रियम में है, सही है। अच्छा, उसके बाद अब ज़रा हम अपने इस न्यूमेरिकल को देखते हैं और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये इक्विलिब्रियम से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है कि भाई एक यूनिफॉर्म रॉड है
जिसका लेंथ कितना है 2 मीटर। सही है, एक यूनिफॉर्म रोड यहाँ पर आपकी बनाई गई है, इसकी लेंथ आपको कितनी दी गई है 2 मीटर दी गई है। सही है। अच्छा, फिर उसके बाद आपसे ये कहा जा रहा है, यानी यहाँ से पूरा ए से लेकर बी तक का जो फासला है ये हमारे पास 2 मीटर है। फिर उसके बाद ये कहा जा रहा है इसको एक वेज पर रखा गया है और वो वेज इससे 0.5 मीटर की दूरी पर है। अगर इस रॉड के एक पॉइंट को मैं ए नाम दे दूँ, दूसरे पॉइंट को बी नाम दे दूँ, सही है, और जिस पॉइंट पर ये वेज रखा गया है उस पॉइंट को ओ नाम दे दूँ, तो ए पॉइंट से ओ पॉइंट तक की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, यानी ओ से लेकर ए तक की दूरी हमारी क्या हो जाएगी 0.5 मीटर हो जाएगी। सही है। कहने का मकसद ये है कि भाई एक एंड से 0.5 मीटर की दूरी पर इस वेज को रखा गया। अब चाहो वो आप बी पॉइंट मानो चाहो ए पॉइंट मानो, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारे पास उसके बाद क्या कहा जा रहा है, अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन इज अप्लाइड एट वन ऑफ इट्स एंड नियर द वेज टू कीप इट हॉरिजॉन्टल। भाई ये वेज के करीब कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है कि ये पॉइंट है, हमें पता है भाई ये पॉइंट है। इस पॉइंट पर एक वेट रखा गया है और उस वो वेट कितना है 150 न्यूटन है। किस लिए रखा गया, ताकि ये जो रॉड है ये हॉरिजॉन्टल ही रहे, ना कि यहाँ से नीचे जाए ना यहाँ से नीचे जाए। सही है। अच्छा, फाइंड द वेट ऑफ द रोड एंड द रिएक्शन ऑफ द वेज, यानी रॉड का खुद का वेट कितना होगा और रिएक्शनल फोर्स कितना होगा इस वेज का इस पॉइंट पर, ये हमें पता करना है। अब हमें पता है भाई ये एक यूनिफॉर्म रोड है। यूनिफॉर्म रोड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है, बिल्कुल उसके सेंटर पर, यानी 1 मीटर पर, इस पॉइंट से भी 1 मीटर की दूरी पर और इस पॉइंट से भी 1 मीटर की दूरी पर। यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास सेंटर ऑफ मास होगा और वेट जो फोर्स होती है वो सारी की सारी कहाँ लग रही होती है, सेंटर ऑफ मास पर एक्ट कर रहा होता है। वेट जो है वो सारा का सारा कहाँ पर एक्ट कर रहा होता है, सेंटर ऑफ मास पर एक्ट कर रहा होता है, यानी सेंटर ऑफ मास पर इसका सारा का सारा वेट क्या हुआ होता है, कंसंट्रेटेड हुआ होता है। सही है। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पर देखें सेंटर ऑफ मास का जो फासला है, यानी सेंटर ऑफ मास के पॉइंट के इसको अगर हम जी पॉइंट नाम दे दें, तो ओ से लेकर इसका जो फासला है वो कितना होगा 0.5 मीटर होगा, क्योंकि ये जी जो है ख़ुद बी से कितना मीटर दूर है, 1 मीटर दूर है। सही है। और ए से भी कितना मीटर दूर है, 1 मीटर दूर है। अब ए से एज 0.5 मीटर दूर है, तो एज से ये जी पॉइंट भी 0.5 मीटर ही दूर होगा। क्लियर है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो वेट का फोर्स है और ये जो एफ फोर्स है, ये दोनों ही इस रॉड को टॉर्क प्रोड्यूस करवा सकते हैं। वेट इसको क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करवा सकता है और जो फोर्स एफ है ये इसको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करवा सकती है। सही है। तो हमने देखा इक्विलिब्रियम के सेकंड कंडीशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, हमारे पास क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। टॉर्क वाइज क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का सम क्या आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। अच्छा, क्लॉकवाइज टॉर्क यहाँ पर कौन प्रोड्यूस करवा रहा है, भाई डब्ल्यू क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करवा रहा है। तो टॉर्क कैसे निकाला जाता है, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। अब यहाँ पर क्लॉकवाइज टॉर्क में जो फोर्स लग रही है वो दरअसल वेट है, तो वेट मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म। तो इस वेट का मोमेंट आर्म कितना होगा, ओ से लेकर जी तक का डिस्टेंस, ओ से लेकर जी तक का जो डिस्टेंस है ये किसका मोमेंट आर्म है, डब्ल्यू का मोमेंट आर्म है। और यहाँ से जो क्या नाम है फोर्स का जो मोमेंट आर्म है वो कहाँ से कहाँ तक है, ओ से लेकर ए तक है। तो फोर्स का मोमेंट आर्म आ जाएगा हमारे पास ओ से लेकर ए तक। सही है। अच्छा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज का टॉर्क आ गया और ये क्लॉकवाइज का टॉर्क आ गया, लेकिन दोनों में एक चीज़ का फ़र्क होना चाहिए कि भाई अगर क्लॉकवाइज टॉर्क को आपने पॉजिटिव लिया है तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को आप नेगेटिव लोगे, और अगर दूसरे को नेगेटिव लिया है तो पहले को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। सही है। अच्छा, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा कि भाई डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय ओ जी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एफ मल्टीप्लाइड बाय ओ ए, सही है, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये माइनस का एफ मल्टीप्लाइड बाय ओ ए वहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का मल्टीप्लाइड बाय ओ ए, सॉरी डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय ओ जी अपनी जगह, ये माइनस का टर्म पूरा वहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा पॉजिटिव का एफ मल्टीप्लाइड बाय ओ ए बन जाएगा। ये ओ जी यहाँ मल्टीप्लायर है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एफ मल्टीप्लाइड बाय ओ ए डिवाइडेड बाय
ओ जी। सही है। अब ओ जी का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, ओ जी का डिस्टेंस आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन आप खुद पता कर सकते हो। खुद कैसे पता कर सकते हो कि भाई आपका जो क्या नाम है ए से लेकर बी तक का फासला है ये कितना है, 2 मीटर है। तो जी आपका कहाँ पर होगा, 1 मीटर पर होगा, लाजमी सी बात है क्योंकि मिड पॉइंट पर होता है इसका। अब ओ से लेकर वेज से लेकर ए तक का फासला 0.5 मीटर है। सही है। यानी कहने का मकसद ये है कि भाई ए से लेकर जी तक का फासला, अगर आप ए से जी तक का फासला देखो तो ये कितना है, 1 मीटर है, क्योंकि यहाँ से भी 1 मीटर, यहाँ से भी 1 मीटर। और ए से ओ से लेकर ए तक का जो फासला है ये आपके पास बराबर है 0.5 मीटर के। सही है। तो अगर आपने ये फासला आपको पता है, ये फासला आपको पता है, इस फासले को आपने निकालना है, तो आप क्या करो, इसमें से इसको माइनस कर दो तो आपके पास ये बच जाएगा। तो ये क्या है, ए जी है। तो ए जी में से अगर आप माइनस कर दो किसको, ओ ए को, तो आपके पास क्या बचेगा, दरअसल ओ जी बच जाएगा। सही है। और वो ओ जी किसके बराबर आएगा, 0.5 मीटर के। तो यहाँ से ये आपके पास बन जाएगा W इक्वल टू 150 मल्टीप्लाइड बाय ओ ए भी 0.5 है और ओ जी भी 0.5 है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट इक्वल्स टू 150 न्यूटन। क्लियर है। अच्छा, यहाँ से वेट तो हमारे पास आ गया। अब हमने निकालना है रिएक्शनल फोर्स। तो रिएक्शनल फोर्स को अगर देखा जाए तो ये रिएक्शनल फोर्स कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करवाएगा। ये रिएक्शनल फोर्स कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करवाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मूवमेंट आर्म ही ज़ीरो है। मूवमेंट आर्म ज़ीरो कैसे है कि भाई मूवमेंट आर्म कैसे निकाला जाता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से लेकर पिवट पॉइंट तक का डिस्टेंस। अब यहाँ पर तो पिवट पॉइंट पर ही फोर्स लग रहा है, तो पिवट पॉइंट से पिवट पॉइंट तक का डिस्टेंस ज़ीरो होगा, तो इसी वजह से रिएक्शनल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क भी ज़ीरो होगा। इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है आर मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो। सही है। अच्छा, उसके अलावा हम यहाँ पर रिएक्शनल फोर्स को निकालेंगे कैसे, सवाल ये है। तो अगर देखा जाए ये रिएक्शनल फोर्स जो है ये वाई एक्सिस में है, वेट का फोर्स भी वाई एक्सिस में है, और ये जो एफ फोर्स है ये भी वाई एक्सिस में है। तो हमने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि भाई समीशन ऑफ फोर्सेस जो वाई एक्सिस में हो वो कितना आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। अब वाई एक्सिस में कौन कौन सी फोर्स है, एफ फोर्स है, और उसके अलावा डब्ल्यू फोर्स है, और उसके अलावा आर फोर्स है। सही है। तो इन तीनों को जब प्लस करेंगे तो ये हमारे पास किसके बराबर आना चाहिए, ज़ीरो के बराबर आना चाहिए। एफ़ और डब्ल्यू का डायरेक्शन सेम है तो इन दोनों को एक ही साइन मिलेगा, और आर जो है ये इन दोनों के ऑपोजिट है तो आर को दूसरा साइन मिल जाएगा। सही है। तो अगर आप एफ़ और डब्ल्यू को पॉजिटिव रखना चाह रहे हो तो आर आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और अगर आप एफ और डब्ल्यू को नेगेटिव लेते हो तो आर आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सही है। इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, माइनस का आर जब वहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा एफ प्लस डब्ल्यू इक्वल टू पॉजिटिव आर। एफ है हमारे पास 150 न्यूटन, डब्ल्यू भी है हमारे पास 150 न्यूटन, तो इसकी वजह से हमारे पास रिएक्शनल फोर्स जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, 300 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर इस तरह से इक्विलिब्रियम की कंडीशंस का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर। हमारे पास इक्विलिब्रियम की 3 स्टेट्स होती है, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सही है। अच्छा, बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो वो इन्हीं तीनों में से किसी एक इक्विलिब्रियम में हो सकती है, उसके अलावा और कोई इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम को। सही है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में आप इस बॉक्स को सपोज कर लो एक बॉक्स है जो कि टेबल पर रखा हुआ है। ये किस में है, इक्विलिब्रियम में है। ये बॉक्स जब टेबल पर रखा हुआ है ये इक्विलिब्रियम में है क्योंकि रेस्ट में है। कौन से इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। अगर इस बॉक्स को स्लाइटली टिल्ट कर दिया जाए, यानी थोड़ा सा एक तरफ से उठा दिया जाए, सही है, अबाउट इट्स वन एज एज शोन इन फिगर, यानी इसके एक एज के हिसाब से इसका दूसरा एज को थोड़ा सा हाइट पर उठा दिया जाए, तो होगा क्या कि भाई रिलीज़ करने के बाद ये बॉक्स क्या करेगा, वापस नीचे को आ जाएगा और अपनी वही पुरानी शेप इख्तियार कर लेगा। सही है। तो अगर इस तरह का इक्विलिब्रियम है जिसमें थोड़ा सा टिल्ट करने के बाद रिलीज़ करने पर वो वापस अपनी शेप को रीगेन कर रहा है, जगह को रीगेन कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं, ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। सही है। इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी है कि भाई अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ़ व्हेन स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड देन रिलीज इट रिटर्न्स टू
इट्स प्रीवियस पोजीशन। सही है कि भाई हल्का सा डिस्प्लेस करने के बाद अगर वो अपनी रिलीज करने पर वो अपनी प्रीवियस पोजीशन में आता है, तो इस तरह की इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सही है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कुछ कंडीशंस है। सबसे पहली कंडीशन, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोवेस्ट पोजीशन पर होना चाहिए। लोवेस्ट पोजीशन से मुराद क्या है कि भाई नीचे होना चाहिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और उसके अलावा व्हेन इट इज़ टिल्टेड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस। सही है कि भाई जब इसको टिल्ट किया जाए तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होना चाहिए, राइज करना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे था, लेकिन जब इसको टिल्ट किया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका थोड़ा सा ऊपर चला गया। इट रिटर्न्स बैक टू स्टेबल स्टेट बाय लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये वापस स्टेबल स्टेट में कैसे आता है, जब ये अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोअर कर देता है। क्लियर है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई इस पोजीशन में इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो है तो ये स्टेबल है। इसमें हमने इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हाई कर दिया, थोड़ा सा उठा दिया, तो वापस इसने अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या किया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोअर किया। अगर मान लो मैंने इसको थोड़ा सा और ज़्यादा उठा दिया होता, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से यहाँ आ जाती मान लो, तब भी ये क्या करता, इस तरफ मुड़ जाता, यानी ये बॉक्स इस तरफ मुड़ जाता और अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या करता, लोअर करता। लोअर क्यों करता है, ताकि बॉडी स्टेबिलिटी में आ जाए। सही है। तो जब भी किसी बॉडी को अपने आप को स्टेबल करना होता है तो वो अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोवेस्ट पोजीशन पर लेके जाता है। सही है। यहाँ पर ये बात लिखी है, अ बॉडी रिमेन्स इन स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एज लॉन्ग एज इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स थ्रू द बेस ऑफ द बॉडी। के भाई जब तक उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बेस के अंदर रहेगी तब तक वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। अब यहाँ पर देखो कि भाई जब मान लो ये यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा है, ये जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, टिल्ट करने के बाद भी, यानी इसको डिस्प्लेस करने के बाद भी अभी भी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके बेस के अंदर ही है। जैसे ही ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन, अगर मतलब इसको मैं थोड़ा सा और उठाऊं तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और आगे चला जाएगा, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके बेस से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके बेस से बाहर निकल गई तो ये स्टेबल नहीं रहेगा। अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके बेस के अंदर है तो ये स्टेबल रहेगा। सही है। इसी चीज़ को हम आगे जाके और भी मज़ीद डिटेल से देखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस शेप को अगर आप देख सकते हो, इस कोन शेप को, अगर इस कोन शेप को किसी तरह से इसके नोक पर बैलेंस कर दिया जाए तो इस कोन शेप में अगर आप सबसे पहली बात देखो, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर मार्क्ड है। सही है। तो अगर आप देख सकते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर यहाँ पर मार्क्ड है तो ये हाईएस्ट पोजीशन पर है। सही है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका कहाँ पर है, हाईएस्ट पोजीशन पर है। इसको ज़रा पढ़ लेते हैं। टेक अ पेपर कॉन एंड ट्राई टू कीप इट इन वर्टिकल पोजीशन। सही है। ऑन इट्स वर्टेक्स। सही है कि एक पेपर कॉन लो और उसको वर्टिकल पोजीशन में रखने की कोशिश करो। इट टॉपल्स डाउन ऑन रिलीजिंग, यानी जैसे ही आप इस कोन को छोड़ोगे ये क्या करेगा, नीचे गिर जाएगा। दिस स्टेट ऑफ बॉडी इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कहने का मकसद ये है कि भाई ऐसी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जिसमें बॉडी अपनी पोजीशन को बरकरार नहीं रख पाती, उस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन स्लाइटली टिल्टेड डज नॉट रिटर्न बैक टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। यानी मान लो इसको किसी तरह से बैलेंस कर दिया है, तो अगर इसको हल्का सा भी टिल्ट करोगे तो ये अपने आप को मजीद बैलेंस करने के लिए अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करेगा, लोअर करेगा। लोअर करने के चक्कर में इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी और प्रीवियस पोजीशन गेन नहीं होगी। तो इस तरह से स्लाइटली टिल्ट करने के बाद अगर वो अपनी प्रीवियस पोजीशन गेन नहीं कर पाता तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसी के साथ इसके बारे में कुछ बातें लिखी है कि भाई इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हाईएस्ट पोजीशन पर रहता है। सही है। जब इसको टिल्ट किया जाता है तो ये अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करता है, लोअर करता है, ताकि स्टेबिलिटी आ जाए, बैलेंस आ जाए। इट्स प्रीवियस पोजीशन कैन नॉट बी रिस्टोर्ड बाय रेजिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी अगर आप इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ा भी दो तो ये तब भी अपनी पोजीशन को वापस नहीं ले पाएगा। यानी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई भी कर दो तब भी ये अपनी प्रीवियस पोजीशन को वापस गेन नहीं कर पाएगा। क्लियर है।
अच्छा, उसके बाद थर्ड स्टेट जो है वो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हमारे पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है उसका ओवरऑल हाइट सेम रहता है। यानी अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट ज़्यादा था, फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट कम हो जाएगा जब ये नीचे आएगा, सही है। इसी तरह से इस स्टेट में भी आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट चेंज होते हुए नज़र आ रहा होगा। लेकिन क्या हो अगर इस तरह की शेप हो, मान लो ये एक स्फेयर है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर होगा, इसको हल्का सा टिल्ट करने पर, हल्का सा धक्का देने पर ये मुड़ तो जाएगा, लेकिन इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी भी यहीं पर रहेगा। यानी हाइट जितनी थी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ज़मीन से, अभी भी उतनी ही हाइट है लेके मूव करने के बाद भी, मतलब इसने अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन को चेंज नहीं किया, सही है। तो इसी तरह से अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट तब्दील ना हो और बॉडी की पोजीशन चेंज होती रहे तो हम कहते हैं ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है, सही है। तो कंसिडर अ बॉल प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा गया, ये इक्विलिब्रियम में है। जब इसको डिस्प्लेस किया जाएगा अपने प्रीवियस पोजीशन से तो ये फिर भी इट रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन स्टिल इन इक्विलिब्रियम, यानी अपनी नई पोजीशन में भी ये किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, सही है। तो इस तरह से इस तरह की इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, सही है। तो क्या है भाई कि प्रीवियस पोजीशन में इक्विलिब्रियम में था, टिल्ट करने के बाद जो नई पोजीशन आई उसमें भी इक्विलिब्रियम में ही है, यानी बस सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है और बाकी इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, सही है। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अच्छा, उसके अलावा आ जाता है हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाती है। डेफिनेशन को देख लेते हैं कि भाई अ बॉडी इज सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम प्रीवियस पोजीशन रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम इन न्यू पोजीशन, सही है। ये भी हमने देख लिया। इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज रिमेन्स अबव पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर ये बॉल इस सरफेस से जुड़ा हुआ है तो इससे तो हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर ही रहेगा। When it is displaced from its previous position, its center of gravity remains at same height। जब इसको डिस्प्लेस किया जाता है तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो सेम हाइट पर ही रहती है। ऑल न्यू स्टेट्स इन विच बॉडी इज मूव्ड आर द स्टेबल स्टेट्स। जितने भी नए स्टेट्स आते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेबल स्टेट्स होते हैं। इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि भाई ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ये जो एग्जाम्पल है ये इसी की एग्जाम्पल है कि भाई अ मैन वॉकिंग ऑन टाइट रॉप कैरीज अ लॉन्ग बीम विच हेल्प हिम टू मेंटेन बैलेंस बाय लोअरिंग हिज सेंटर ऑफ मास। तो अब यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि भाई जब ये टाइट रॉप पर मूव करता है तो मूव किस वजह से कर पाता है कि भाई ये जो लॉन्ग बीम इसने पकड़ा हुआ है ये इसको मदद करता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर करने में। यानी जितना इसका सेंटर ऑफ मास लोअर होगा उतनी ही इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती जाएगी और ये आराम से मूव कर पाएगा इसमें, इस रस्सी के ऊपर, सही है। लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ जाता है तो अनबैलेंसिंग आएगी इसमें और ये सही से मूव नहीं कर पाएगा। तो इसकी फिज़िक्स से जो है वो क्या है कि भाई अपनी सेंटर ऑफ मास को नीचे करके इस बीम के थ्रू ये क्या करता है, आराम से मूव कर पाता है इस चीज़ के ऊपर। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी का मैं आपको इस तरह से समझा देता हूँ कि भाई जैसे मान लो ये आपके पास एक रेफ्रिजरेटर है, इस पूरी कहानी में इसी के बारे में लिखा हुआ है कि भाई ये रेफ्रिजरेटर है और ये इसका मान लो सेंटर ऑफ मास है, सही है। अब जब मैंने इस रेफ्रिजरेटर को यहाँ से धक्का दिया तो धक्का देने पर ये रेफ्रिजरेटर अपने एक एज के ऊपर मतलब रोटेट करना शुरू कर देगा, एक एज के गिर्द क्या करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा। अगर तो ऐसा है कि भाई ये जो सेंटर ऑफ मास है इससे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, वर्टिकल लाइन नीचे की तरफ, और ये वर्टिकल लाइन क्या है, बेस के अंदर आ रही है, ये इसका क्या है, बेस है, ये इस फ्रिज का बेस है। अगर ये सेंटर ऑफ मास से खींची गई वर्टिकल लाइन ये इसके बेस के अंदर अंदर है तो आप जब फोर्स रिलीज करोगे तो ये फ्रिज क्या होगा, वापस इसी तरफ आ जाएगा, यानी इस पर इस तरफ वापस, यानी टॉर्क के थ्रू ये वापस अपने पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा फोर्स ज़्यादा करके मैंने इसके सेंटर ऑफ मास को बेस से निकाल दिया, सेंटर ऑफ मास के लाइन को बेस से निकाल दिया, अब आप यहाँ देखो तो इसके सेंटर ऑफ मास से खींची गई लाइन ये बेस के अंदर नहीं है, तो अब ये वापस अपनी पोजीशन में नहीं आएगा बल्कि आगे की तरफ गिर जाएगा, सही है। तो इसी को हम स्टेबिलिटी कहते हैं कि भाई स्टेबिलिटी क्या होती है कि जब हमारे पास ये बेस लाइन जो सेंटर ऑफ मास से खींची गई लाइन जो होती है वर्टिकल लाइन, ये अगर बेस के अंदर है तो इसी को हम स्टेबिलिटी कहते हैं। तो अ बॉडी हुज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अबव इट्स बेस ऑफ सपोर्ट विल बी स्टेबल, कि भाई अगर किसी बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी
वो उसके बेस से ऊपर है तो वो स्टेबल तभी रहेगा अगर उसके जो वर्टिकल लाइन है जो कि प्रोजेक्ट की गई है कहाँ से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डाउनवर्ड, अगर वो बेस के अंदर आ रहा हो, यानी सपोर्ट का जो बेस है जहाँ से, जिस बेस से इस चीज़ को सपोर्ट मिल रही है उसके अंदर आ रही है ये लाइन, तो ये क्या कहलाया जाएगा, ये सिस्टम स्टेबल कहलाया जाएगा। बिल्कुल फ्रिज वाली कहानी है कि भाई फ्रिज की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये बेस से ऊपर है, सही है, बेस से ऊपर है। अब अगर यहाँ से खींची गई लाइन बेस के अंदर आएगी तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये क्या है, स्टेबल है। लेकिन अगर इसकी खींची गई लाइन बेस के बाहर जा रही है जैसे कि इस डायग्राम में, तो हम ये क्या कहेंगे कि अब ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल होने का मतलब अब ये फ्रिज इस पोजीशन में तो नहीं आ सकता, दूसरी पोजीशन ले लेगा लेकिन इस पोजीशन में नहीं आ सकता। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास स्टेबिलिटी। इसी तरह से इसकी एक ये एग्जांपल भी है कि भाई एक कॉर्क ले लो, कॉर्क कहते हैं लकड़ी को, उसमें से एक नीडल आर पार कर दिया, तो नीडल आर पार करने के बाद अब अगर मुझे इसको नीडल पर बैलेंस करना है तो मुझे यहाँ से दो कांटे लगाने पड़ेंगे, फोर्क लगाने पड़ेंगे। अब ये फोर्क करेगा क्या, ये फोर्क लगाने की वजह से इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो लोअर हो जाएगा। सेंटर ऑफ मतलब वज़न ज़्यादा नीचे की तरफ हो गया। कांटो ये जो फोर्क लगाया, इस फोर्क ने क्या कर दिया, ज़्यादा वज़न नीचे की तरफ कर दिया, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, जिसकी वजह से ये इस पतली सी पिन पर भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। सही है? आप लोगों ने शायद देखा हो एक चिड़िया जैसे आती है खिलौने टाइप, जिसकी नोक को अगर उंगली पर रखो तो वो गिरता नहीं है, बैलेंस रहता है। क्यों? क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास ही वही होता है। इसी तरह से यहाँ पर ये बताया गया कि भाई ये जो रेसिंग कार्स होती है इसका ये जो बेस होता है उसको इतना चौड़ा क्यों बनाया जाता है, वो इसी वजह से ताकि इसका सेंटर ऑफ मास नीचे हो जाए और ये मतलब गाड़ी चलाते वक्त गिरने का ख़तरा कम हो, यानी गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी जो है घूम ना जाए, पलटियाँ ना खाए, इसी के लिए इसके सेंटर ऑफ मास को लोअर किया जाता है। क्योंकि आपको पता है रेस कार्स जो है वो बहुत स्पीड से मूव कर रही होती है, स्पीड से मूव करते हैं उनको स्पीड में ही टर्न लेना पड़ता है। अब जब स्पीड में किसी गाड़ी का टर्न लेते हो तो गाड़ी पलटियाँ खाने लग जाती है, कलाबाजियाँ खाने लग जाती है। सही है? आपने गौर किया हो तो इसी वजह से इसके बेस को क्या किया जाता है, चौड़ा बनाया जाता है ताकि इसका सेंटर ऑफ मास नीचे ही रहे और ये कलाबाजियाँ ना खाए टर्न करते वक्त। सही है? तो द स्पोर्ट्स कार आर मेड हेवी एट बॉटम विच लोवर्स द सेंटर ऑफ मास एंड हैंस इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी, और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सही है?